हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू आर्य कन्या इंटर कॉलेज पीलीभीत की शिक्षिका हूँ। मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊँगी क्लास 10 का यानी कि क्लास 10th का। ठीक, तो आज हम आपके सामने टॉपिक शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि केमिकल इक्वेशंस की रासायनिक समीकरण हमारी क्या होती है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखते हैं। ठीक, तो ये सभी हम लोग इस टॉपिक में आज इसमें अध्ययन करेंगे। उम्मीद है मेरी आपसे कि आप लोगों को जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी वो आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसमें स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये टॉपिक हमारा 10वीं कक्षा में जो विज्ञान विषय है एनसीईआरटी का, उसमें पहले पार्ट का है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी पार्ट से हमने ये टॉपिक लिया है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें जो समीकरण होंगी वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होती है। हमारी रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए, मैं आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताती हूँ कि आपको ये रासायनिक जो हमारी समीकरण होती है ये क्या होती है। तो सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया को जो समीकरण हम जिस समीकरण से निरूपित करते हैं वो हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाली समीकरण हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को जो है रासायनिक समीकरण द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। अब देखिए, अब हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब तक हमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं पता होगी तब तक हम रासायनिक समीकरण को भी कैसे समझेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन जो वो पदार्थ का जिसका निर्माण हुआ है वो एक नए गुणधर्म वाला, यानी कि उसका गुण बिल्कुल ही अलग होता है। जो उन पदार्थ में उस पदार्थ में जो भाग लेता है उस अभिक्रिया में, तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनसे बिल्कुल अलग गुण का होता है। जैसे कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए जल, हम जल का निर्माण, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए जल हमारा, आप लोग जानते होंगे कि जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। देखिए हाइड्रोजन प्लस, यानी कि प्लस निशान क्यों लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया की। जब अभिक्रिया दो की कराते हैं तो हम लोग बीच में उसमें धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि प्लस का निशान लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है हमारी, उसका इधर हमने इसने भाग लिया। अब हमारी अभिक्रिया होने के बाद क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, हमें जल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, तो ये हमारी तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया कि हमारा जल का निर्माण हमने किया। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से हमारे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की तो क्या बना हमारा जल। जल कैसा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से अलग गुणधर्म वाला हो गया। देखिए, हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है, लेकिन जो हमारा जल बना वो क्या है, एक लिक्विड है, कोई एक द्रव है जिसको हम लोग पीते हैं, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारा जल बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो हमें नया गुणधर्म वाला पदार्थ मिला। कौन सा मिला, हमारा जल। तो ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इनमें देखिए दोनों में संबंध क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को तो हम शब्दों द्वारा निरूपित करते हैं, लेकिन यही अगर हम लोग मान लो रासायनिक समीकरण में इसे हमें लिखना है, तो हम ये जो हमारे पदार्थ दिए हुए हैं इनके हम प्रतीकों यानी कि फॉर्मूला यानी कि सूत्रों का जो है इसमें प्रयोग करेंगे, तो वो हमारी रासायनिक समीकरण होगी। देखिए वो कैसे करते हैं वो भी आगे आपको समझाती हूँ।
तो रासायनिक समीकरण जो है, अब मैं इसको आपको बताऊंगी। तो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया थी, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वापस हम लोग आ जाते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण पे। देखिए ठीक है, तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हमने किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण को लिखा। देखिए मैग्नीशियम का हम ले लेते हैं, देखिए उदाहरण, मैग्नीशियम, और हमारी इसने अभिक्रिया किसके साथ की, देखिए ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसको हमने शब्दों में लिख रखा है। ठीक, तो ये तो हमारी अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक चीज़ और मैं आपको साथ में ही बता दूं कि जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हमारे भाग लेते हैं, यानी कि जो तीर के इधर के जो हिस्सा होता है वो हमारे कहलाते हैं अभिकारक। यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, हमारा अभिकारक है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात जिसका निर्माण होता है, जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। देखिए ये हमारा उत्पाद हो गया। यानी कि क्लियर हो रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हमारी होती है तो उस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग इसको रासायनिक समीकरण में निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमने ये पदार्थ लिखे हैं देखिए इनके हम सूत्र लिखेंगे, यानी कि प्रतीक लिखेंगे, यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो हम लिखेंगे तो वो हमें जो प्राप्त अभिक्रिया होगी यानी कि समीकरण प्राप्त होगी, तो वो हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। देखिए मैग्नीशियम का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारा प्रतीक Mg। ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन का क्या होता है, देखिए O2। हमारी अभिक्रिया हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। ये देखिए बना, आ गया समझ में। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, प्रतीकों से इन्हें निरूपित किया यानी कि दर्शाया हमने। तो ये हमारी जो हमें ये प्राप्त हुई ये हमारी कहलाती है रासायनिक समीकरण। ये हमारी क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण। ये हमें प्राप्त हुई रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हमारी होती है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से उसको अभिक्रिया से समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है फिर रासायनिक समीकरण को लिखना। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण को लिखना ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अपना वही अभी वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए मैग्नीशियम वाला Mg प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, अभिक्रिया हुई तो क्या बना MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी हमारी रासायनिक समीकरण होती है, अभिक्रिया को अब भूल जाइए कि हमने अभिक्रिया से अब समीकरण को मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार अभिक्रिया से समीकरण में हम लोग निरूपित करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इसके बढ़ते हैं। तो जो हमें एक रासायनिक समीकरण लिखना आ गया कि हमने रासायनिक समीकरण लिख दी, अभिक्रिया से बदल के हमने समीकरण में निरूपित कर दिया। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण हमारी कैसे लिखी जाती है।
कि जिसको हम लोग सही तरह से मान सके कि ये हमारी रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण जो होती है उसमें दोनों तरफ के जो भी पदार्थों ने भाग लिया उनमें दोनों तरफ में जो है सभी पदार्थों के अपने अपने एटम्स यानी कि जो परमाणु होते हैं उनकी भी तुलना की जाती है। ठीक है, कि हमारे इधर इस जैसे मान लो ये वाला पदार्थ है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, तो हमारा जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो हमारा इधर भी मैग्नीशियम है, तो जब इधर भी मैग्नीशियम है और इधर यानी कि अभिकारक की तरफ भी मैग्नीशियम है, उत्पाद में भी हमें मैग्नीशियम अगर मिला है तो उसमें दोनों का मैग्नीशियम यानी कि पदार्थ है इसके एटम्स यानी कि परमाणु भी बराबर होने आवश्यक हैं। ठीक है, तभी हमारी अभिक्रिया को सही माना जाएगा। देखिए, ठीक है, अब पदार्थ के जो हैं वो उसका एटम्स यानी कि परमाणु तो बराबर होने आवश्यक है। वो क्यों है? क्योंकि उनका हम जो भी अभिक्रिया होती है हमारी रासायनिक उसमें दोनों तरफ के ही परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, यानी कि उनके द्रव्यमान की संख्या जो होती है वो समान रहती है। ठीक है, तो इसका तो ये महत्व है कि उसको क्यों समीकरण को जो है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित होने का महत्व क्या होता है, वो तो ये है कि हमारे दोनों तरफ का जो है, देखिए दोनों तरफ में जो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो समान भी होना चाहिए, यानी कि एक बराबर। ठीक, तो जैसे मान लो हम यही अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम का हमारा इधर कितने हैं, देखिए Mg एक ही लिखा है ना, तो हमारा एक परमाणु है यानी कि एक एटम है। इधर भी हमारा देखिए एक ही परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के देखिए कितने हैं, कितने दिख रहे हैं, 2, और इधर तो हमारा एक ही है, एक है, तो हमारा इधर कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे ना, तभी तो हमारी रासायनिक समीकरण सही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं होती यानी कि दोनों तरफ के जो पदार्थ हैं हमारे उनके परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स का जो नंबर होता है वो बराबर नहीं होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कंकाली समीकरण यानी कि देखिए जो समीकरण, देखिए जो समीकरण संतुलित नहीं होती है वह कंकाली समीकरण कहलाती है। देखिए अब ये समझ में आ गया होगा कि संतुलित होना और असंतुलित होना समीकरण कौन सी होती है। ठीक है, तो ये देखिए कि जो समीकरण हमारी संतुलित नहीं होती है वो हमारी कंकाली समीकरण कहलाती है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कंकाली समीकरण कौन सी होती है, या इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो समीकरण संतुलित ना हो तो ऐसी समीकरण को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, देखिए कंकाली समीकरण। जो भी समीकरण हमारी जो भी समीकरण जो होती है हमारी संतुलित नहीं होती है उसको हम लोग कंकाली समीकरण करते हैं। अब संतुलित नहीं होती का मतलब असंतुलित होती है। ठीक है, तो असंतुलित कैसे, कि दोनों तरफ के हमारे अभिकारक और उत्पाद, जो ये जो एरो लगा होता है इसके इधर के जो हमारे मतलब कि जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक, अभी अभी मैंने आपको बताया, और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो पदार्थ होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स की जो संख्या होती है वो बराबर होनी आवश्यक होती है। अगर बराबर है तो हमारी समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो हमारी समीकरण असंतुलित है, यानी कि वह हमारी कंकाली समीकरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखना तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो रासायनिक समीकरण होती है उसका महत्व तो क्या होता है, अभी मैंने आपको वैसे एक लाइन में बता दिया था, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि संतुलित समीकरण का महत्व, संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है, ये देखिए कि देखिए जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए रासायनिक कोई भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के पहले यानी कि जब वो प्रोसेस हमारी होती है, अभिक्रिया होती है,
उस अभिक्रिया के पहले यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात यानी कि बाद में दोनों तरफ मतलब कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ के, ठीक है, दोनों तरफ के जो होते हैं परमाणुओं की जो संख्या होती है, या हम कह सकते हैं कि जो तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान जो होता है वो समान रहता है। तो इसीलिए हमारी जो समीकरण होती है उसका संतुलित होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक संतुलित अभिक्रिया दिखाती हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको जो MgO2 की हमने अभिक्रिया कराई थी वो हमारी असंतुलित थी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसको शब्द समीकरण में लिखूंगी। देखिए जिंक हमारी अभिक्रिया करेगी किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, देखिए जिंक ने अभिक्रिया की सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बना हमारा जिंक सल्फेट प्लस हमारा बना हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बना हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए ये हमारी शब्द समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग इसको समीकरण में लिखेंगे, ठीक है। समीकरण में मैंने आपको बताया समीकरण मतलब यानी कि इसको हम सूत्र इनके लिखेंगे, यानी कि प्रतीक, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से पदार्थ का जो सूत्र है वो क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जिंक का क्या होता है, देखिए Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए H2SO4, ठीक है। अब हमारे अभिक्रिया हुई, देखिए अभिक्रिया हुई तो हमारा जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, ZnSO4, ठीक है। अब देखिए ZnSO4, देखिए हमारा क्या है यहाँ पे आया ZnSO4 प्लस हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए कि ये निकला कैसे, ये देखिए जिंक ने अभिक्रिया की सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का हमें फार्मूला अगर पता होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ZnSO4 कैसे मिला, यहाँ से जिंक हमने उठाया, ऐसे उठा के Zn तो ऐसे लिख दिया, फिर SO4 को उठा के इसके बराबर में रख दिया यहाँ पे, तो हो गया ये हमारा ZnSO4। तो ठीक है, जिंक उठा के यहाँ रख दिया, SO4 उठा के यहाँ पे रख दिया, बचा हमारा खाली क्या, हाइड्रोजन। तो हमने H2 को उठाया और यहाँ पे रख दिया। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं बता दी, रासायनिक समीकरण बता दिया कि हम अभिक्रिया से समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और भी आपको मैं बताती हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण में तो हमने आपको लिखना बता दिया, और हमने आपको ये भी बता दिया कि जो समीकरण हमारी असंतुलित है, यानी कि दोनों तरफ जो है पदार्थों के परमाणुओं की संख्या हमारी बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करना होगा तभी वो हमारी संतुलित समीकरण होगी, ठीक है। इसके साथ ही सिर्फ परमाणुओं की संख्या ही बराबर नहीं होनी चाहिए, किसी समीकरण को संतुलित करने में उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाएगा, तभी वो हमारी समीकरण सही माने में पूरी तरह से संतुलित मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए देखिए भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा होना चाहिए, तभी वो हमारी जो समीकरण है वो ठीक प्रकार से संतुलित होगी। जैसे कि हमारी आप लोगों ने जो है इससे पहले 9वीं कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इन अवस्थाओं को लिखेंगे। देखिए पहली हमारी आती है सॉलिड, यानी कि ठोस, इसको हम लोग शॉर्ट में एस लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है देखिए लिक्विड, यानी कि एल। फिर हमारा आता है देखिए गैस, यानी कि जी, इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है एक्वस, ये क्या होता है, यानी कि जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब कि जल का विलयन, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, AQ, इतना शॉर्ट, ठीक। तो जो हमारी समीकरण होगी उसमें हम अवस्थाओं को भी दिखाएंगे और उन अवस्थाओं को इस प्रकार दिखाएंगे
अगर हमारा देखिए, अगर ठोस है कोई तो हम उसको S लिखेंगे, अगर लिक्विड है यानी कि द्रव है तो उसे हम लोग L लिखेंगे, और हमारी अगर गैस है तो हम उसको G लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा जलीय विलयन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। आ गया समझ में? तो इसको हम लोग शॉर्ट में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें लिखते हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल इसका देख के बताती हूँ। जैसे हमने अभी अभिक्रिया कराई थी अपनी, Mg प्लस O2 हमारा क्या बना, MgO, ठीक है, ये बना था ना। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, यानी कि ठोस पदार्थ होता है मैग्नीशियम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे समझ में? ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है, तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और देखिए हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये क्या हमारा क्या है, ये सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो इस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग इसमें जो भी हमारी अभिक्रिया है उसमें हम लोग भौतिक उसकी अवस्थाओं को भी दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम लोगों का आगे टॉपिक है, देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके, अब उसको हम लोग छोड़ देंगे, अब हम लोग चलेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। कोई भी हमारी रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो हम उसको किस प्रकार संतुलित करेंगे, वो मैं आपको आज इसमें सिखाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेके आपको ग्रेजुएशन तक ये इसको करना पड़ेगा कि जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं उनको किस प्रकार आप संतुलित करेंगे। ये आप जो भी बच्चे जो हैं वो साइंस साइड से रहेंगे, साइंस विषय रखेंगे और केमिस्ट्री रखेंगे, तो आगे उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा कि वो किस प्रकार जो है किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित में बदल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक दो इक्वेशंस यानी कि समीकरण लिख के जो हमारी असंतुलित होंगी उनको हम संतुलित करना आपको सिखाएंगे। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये देखिए कि हम रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे। तो सबसे पहली हम अपनी समीकरण लेते हैं। देखिए Fe यानी कि आयरन, H2O, फिर हमारी Fe3O4 प्लस हमारा ये देखिए ये हमारी क्या है, समीकरण है जिसे हमें इसको संतुलित करना है। वो देखिए किस प्रकार करेंगे। ये देखिए पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमारी है तो फिर ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है। और अगर हमारी समीकरण संतुलित नहीं है तब ही हम लोग इसको संतुलित करेंगे। वो देखिए किस प्रकार से हम देखेंगे, ये मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो Fe है, इधर देखिए Fe कहाँ है, ढूंढते हैं, ये रहा हमारा Fe के आगे कितने लिखे हैं, 3 है, Fe3 है ना। और इसमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए तो Fe का इधर 1 है, इधर हमारे Fe के कितने 3 परमाणु हैं यानी कि 3 एटम है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन पकड़ते हैं, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के आगे कितने लिखे हैं, देखिए 2 लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके हमारे 2 परमाणु हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर ये देखिए हाइड्रोजन के भी इधर 2 परमाणु हैं। फिर हमारा अगला आता है देखिए ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है हमारा इधर देखें, ये रहा हमारा, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर हमारा 1 ही है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो 2 लगाए आप सोचो कि इसको आप ऑक्सीजन में भी गिनती कर लें और हाइड्रोजन में भी गिनती कर लें, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है यानी कि H2O होता है, यानी कि H के साथ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ना कि हमारे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन हमारा सिंगल है। तो हमने देख लिया कि इधर और इधर हमारे जो पदार्थ हैं उनके परमाणु की संख्या हमारी अलग अलग है। तो यानी कि ये कैसी समीकरण है, हमारी असंतुलित समीकरण।
हमारी ये कैसी समीकरण है, असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं क्या सीखने के लिए कि हमने इस अभिक्रिया को ये तो देख लिया कि ये हमारी असंतुलित है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम इस प्रकार की अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले आप इसी अभिक्रिया को जैसा का तैसा उतार दीजिए नीचे। ठीक है, देखिए हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए ये देखिए हमने ऐसे ही उतार दिया। अब हम जहाँ पे कम होगा उसी हिसाब से हम लोग इसमें बढ़ाते घटाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो Fe है उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। देखिए जो शुरू का सबसे पहले हो आप वहीं से स्टार्ट करें। और मेरे हिसाब से जब आप समीकरण को संतुलित करने बैठे तो एक पेंसिल और रेज़र लेके बैठे। रेज़र लेके बैठेंगे तो अगर पेंसिल से लिखेंगे तो आपको जल्दी से हो जाएगा और आपकी किसी प्रकार से ज़्यादा गलतियां नहीं होगी। अगर पेन से करेंगे तो आपको ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी और आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे कि हमने कहाँ पे क्या लिखा था, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। पेंसिल से लिखेंगे तो आप उसको जो है इरेज करके जो है उसको दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप देखेंगे कि दोनों तरफ आपके परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तभी आपको उसको पेन से बाकायदा सही से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले लेके के चलते हैं Fe, क्योंकि हमने सबसे पहले अभिक्रिया जो हमारी समीकरण है इसमें कौन हम इसमें पार्ट ले रहा है, कौन भाग ले रहा है। देखिए Fe, तो Fe को सबसे पहले हम लोग इसमें बराबर करेंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को। देखिए Fe को देखते हैं। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए Fe हमारे Fe3 है। Fe3 है यानी कि यहाँ पे हमारे कितने हैं, 1, यहाँ पे हमारे 3। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, या यहाँ पे 3 लिखने से होगा। अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे, ये हमारा बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम 3 लिख देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अपनी बराबरी ये इसके साथ कर लेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 3 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हमारा Fe यहाँ पे कितने हो गए, Fe के 3 हो गए ना, यहाँ पे Fe के 3 हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा Fe तो हमारा बराबर हो गया। Fe के 3 इधर भी हैं, Fe के 3 इधर भी हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। देखिए हाइड्रोजन के इसमें कितने परमाणु हैं, H2 है ना, यानी कि 2 हैं, इधर भी 2 हैं। अभी हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि हमारे इधर भी हाइड्रोजन के बराबर है और इधर भी 2 हैं, इधर भी, तो यानी कि हमारे दोनों तरफ जो है वो परमाणु बराबर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1 परमाणु है। ये हाइड्रोजन के 2 हैं ना कि ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो ऑक्सीजन का होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। इधर देखते हैं ऑक्सीजन के हमारे 4 हैं। ठीक है, अगर हमें इससे 4 करना है तो हम इसको 4 यहाँ पे लिखेंगे तभी तो होगा। अब O4 यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इसने इस जगह घेर रखी है। ठीक, तो हम इधर लिख देंगे। आ गया समझ में। अब जब हमने इधर लिखा तो हमारे ये देखिए ये 4 सबके साथ में ही लगा है। देखिए 4 जो है H2 के साथ में भी है, O के साथ में भी, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ में भी है। ठीक है, अब देखिए हमने ऑक्सीजन तो बराबर कर लिए। देखिए हमारे ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर भी हमारा ऑक्सीजन के 4। देखिए सही हो गया ना। लेकिन फिर से हम चेक करते हैं, हमने ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए देखिए इधर उधर, लेकिन हमारा इधर हाइड्रोजन फिर से बढ़ गया। देखिए ये इतना ही रह गया। यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन की, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 और 2 की 4 दूनी 8 हो गए। इधर तो हमारे हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, लेकिन हमारे इधर तो हमारे कितने रह गए, 2 ही रह गए। अब देखिए ये तो बेचारा हमारा छोटा रह गया, इनके परमाणु हमारे इसके कम रह गए, हाइड्रोजन के इधर वाले के ज़्यादा हो गए। अगर हमें इधर वाले के ही बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए हमारी बाकी सब बैलेंस है, सब बराबर है, सिर्फ हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं। बताइए अगर 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमारे 8 हो जाए, बताइए 4 से, है ना। देखिए अगर हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो देखिए बराबर हो गए। ये भी खुश हो गया कि हाँ चलो ये दोनों बराबर हो गए। ये देखिए इसके भी हाइड्रोजन के भी 8 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब देख लीजिए हमारी समीकरण बिल्कुल संतुलित है। फिर भी एक बार मैं आपको देखिए मैच करा देती हूँ।
Fe के 3, यहाँ पे परमाणु देखिए 3 है ना, यहाँ पर भी Fe के 3 परमाणु हैं। फिर इधर हाइड्रोजन के देखिए 4 दूना 8, जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे 4 और 2 6, 6 नहीं करना है, सिर्फ 8 करना है, यानी कि गुणा करनी है दोनों को। 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 8 हो गए, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के भी इसमें 8 हो गए। फिर हमारा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ये इसका है, इसका कुछ नहीं है आगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने हुए, वो सॉरी ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन के भी हमारे इधर 4, यानी कि हमारी जो समीकरण है वो पूरी तरह से हमारी संतुलित हो गई है, ठीक। अब देखिए हमारा लास्ट स्टेज थी इसमें कि भौतिक अवस्थाएं भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाएं हम देखिए किस प्रकार लिखेंगे। Fe हमारा होता है, क्या आप लोगों ने जानते होंगे, आयरन होता है, ठीक है। जो पढ़ते हैं बच्चे उन्हें पता होगा कि Fe जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, यानी किसका प्रतीक होता है, किसका होता है, देखिए आयरन का होता है। आयरन जानते हैं आप लोग, लोहा, ठीक है ना। तो जो लोहा होता है हमारा वो कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, ठोस होता है, देखिए। तो हम इसको चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहें आप इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरह से इसको सही माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आपका इच्छा होती है यहाँ पे लिखने की तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इनका भौतिक अवस्थाएं, और आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखिए H2O हमारा क्या होता है, H2O क्या होता है, जल का सूत्र है ना ये, है। तो जल कैसा होता है हमारा, ठोस होता है या गैस होता है, लिक्विड होता है, यानी कि हमारा द्रव होता है, ठीक है, पतला होता है, द्रव होता है। तो द्रव को हम क्या होता है, लिक्विड, यानी कि L से, ठीक है, यहाँ पे हम L लिख देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है Fe3O4, देखिए Fe3O4, तो ये हमारा, ये भी हमारा सॉलिड होता है, ठीक। और हमारी हाइड्रोजन वो तो गैस होती है। ये देखिए आप, ये हमारी पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गई है, ये देखिए बिल्कुल हर तरह से, ठीक है। इसमें भौतिक अवस्थाएं भी लिखी हुई हैं, और इसमें जो है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है बिल्कुल बराबर है। तो ये हमारी समीकरण है कैसी, ये हो गई हमारी संतुलित, ठीक है। ये हो गई हमारी संतुलित समीकरण, समझ में आ गया। एक समीकरण और बताते हैं, देखिए अब छोटी सी बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देखिए एक छोटी सी समीकरण देखिए, जो कि आपने अभी पढ़ी है, अभी जस्ट मैंने आपको ये समीकरण बताई थी, देखिए आपको याद आ जाएगा। देखिए अभी बताइए वाली समीकरण, देखिए Mg के इधर एक परमाणु बराबर है ना, ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर 1 ही है। तो क्या करेंगे, देखिए बताइए, इधर 2 इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन के 2 हो गए, जो यहाँ पे लिखा होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता इसके साथ तो ये इसका माना जाता है, इसके साथ वाला इसका माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे है तो वो सबके लिए है। तो यहाँ पे हमारे Mg के बढ़ गए, ऑक्सीजन के बराबर हुए तो हमारे Mg के बढ़ गए। तो इधर Mg के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 कर दिए, ये देखिए अब हमारे 2 Mg के भी हो गए, इधर 2 Mg के हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, और ये हमारे इसके ऑक्सीजन के 2 हो गए। देखिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो सबके लिए ही होता है, चाहे आप इस तरह से पेंसिल से लगा के आप समझ भी सकते हैं कि जो हमारा इधर देखिए Mg के भी हो गए और ऑक्सीजन का भी परमाणु हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसकी भौतिक अवस्था भी दिखा देते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी गैस होती है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा वो भी हमारा सॉलिड होता है। ये देखिए छोटी सी समीकरण है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये 2 समीकरण जो थी हमारी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी संतुलित करके, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस ठीक है, नमस्कार।